हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ डीएवी गुरु। क्लास 7 के सोशल साइंस का चैप्टर 4 जो है, जिसका टाइटल है एयर अराउंड अस। इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें जितना भी पैराग्राफ्स गिवन है, जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम सभी को एक्सप्लेन करेंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसको देखने के बाद अगर एग्जाम में आपके इस चैप्टर के 20 से भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे। इस चैनल पर आपको डीएवी क्लास 7 के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सभी को हम सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज अलग अलग करके प्लेलिस्ट में रख दिए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी हम क्लास 7 का कोई भी वीडियो अपलोड करें। एयर को हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग हमेशा अपने आसपास फील कर सकते हैं। हमारे लिए एयर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे आसपास एयर ना हो तो हम लोग सिर्फ कुछ मिनट तक के लिए ही जिंदा रह पाएंगे। एयर के इसी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही बताया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास फूड नहीं हो फिर भी हम लोग कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अगर हमारे पास वाटर नहीं हो फिर भी हम लोग कुछ घंटों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एयर नहीं हो ना, तो हम लोग सिर्फ कुछ मिनट तक ही जिंदा रह सकते हैं। एयर एक ऐसा चीज़ है जो कि ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर हमारे आसपास एयर ही नहीं होगा तो हम लोग सांस ही नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एयर जो है एक ऐसा चीज़ है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें समझना है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, और अगर एग्जाम में एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन पूछा जाए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में बताया गया, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर which is a mixture of several transparent gases. This layer of air is called atmosphere. हमारा जो अर्थ है वो एक बहुत ही मोटे एयर के लेयर से ढका हुआ है, और उस एयर में बहुत सारे अलग अलग तरीके के गैसेस मिक्स्ड हैं, और वो जो गैसेस है ना ट्रांसपेरेंट है, यानी कि उसके आर पार हम लोग आसानी से देख सकते हैं। और इसी हवा के लेयर को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन पूछा जाए तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर हमारे अर्थ पे एयर नहीं होता तो कैसा कंडीशन होता, वो यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो अर्थ होता ना वो जम जाता, और हमारे अर्थ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाता, और हमारा जो अर्थ है बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कि बाकी प्लैनेट्स अभी हमारे सोलर सिस्टम में है। इन फैक्ट द एटमॉस्फेयर दैट वी लिव इन इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंजेस विच स्टार्टेड अबाउट 4600 मिलियन ईयर्स अगो एंड वर इनर्जाइज्ड बाय द सन। हमारा एटमॉस्फेयर अभी जैसा है शुरू से ही वैसा नहीं था। हमारे सन से मिलने वाले एनर्जी के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 4600 मिलियन साल पहले से ही कुछ ना कुछ चेंजेस होते आ रहा है, और वो चेंज कैसा होता है, बहुत ही धीरे धीरे और कंटिन्यूअस चेंज होते आ रहा है, जिसके कारण से अभी हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा हो पाया है जिसमें हम लोग आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन्ड है जिसमें कि हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट द एयर दैट इनवेलप्स द अर्थ। हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर है, अब उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसका टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण कैसे बना हुआ है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि जब हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे अर्थ में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपर वाले लेयर को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे वाले लेयर को मैंटल बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले लेयर को हम लोग कोर बोलते हैं। उसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, और उन लेयर्स के नाम क्या क्या हैं। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, और सबसे अंतिम और चौथा है थर्मोस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी लेयर्स है उसका क्या क्या रेंज है उसके बारे में हमें इस फिगर से समझ में आता है। इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके अगर हम लोग देखें तो इससे हमें पता चलता है कि पहला जो लेयर है जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, वो ज़मीन से 8 किलोमीटर ऊपर से लेकर 18 किलोमीटर ऊपर तक वेरी करता है। इस वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के खत्म होने के बाद दूसरा लेयर शुरू होता है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर का हाइट जो है 50 किलोमीटर तक जाता है। ट्रोपोस्फेयर के खत्म हो जाने के बाद से शुरू होता है, और 50 किलोमीटर तक के लेयर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। फिर स्ट्रेटोस्फेयर के खत्म हो जाने के बाद दूसरा लेयर आता है जिसका नाम है मेसोस्फेयर, और इसका रेंज होता है स्ट्रेटोस्फेयर के खत्म होने के बाद से लेकर 80 किलोमीटर हाइट तक। इस वाले एरिया को हम लोग बोलेंगे मेसोस्फेयर। उसके बाद मेसोस्फेयर खत्म होता है, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है थर्मोस्फेयर, और मेसोस्फेयर से शुरू होकर लगभग 400 किलोमीटर तक के एरिया को हम लोग, यहाँ पे जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फेयर।
तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं सबसे निचले लेयर के बारे में, जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर वही लेयर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ट्रोपोस्फियर का सबसे पहला खासियत दिया गया है कि ट्रोपोस्फियर का जो लेयर है इसमें सबसे घना हवा प्रेजेंट होता है, सबसे डेंस हवा प्रेजेंट होता है इसमें। यह हमारे एटमॉस्फेयर का वही पोर्शन है जहाँ पे हम लोग रहते हैं और बाकी के सभी लिविंग थिंग्स रहते हैं, और इसीलिए हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा फैमिलियर है। एटमॉस्फेयर में जितना भी वेदर चेंजेस आता है, जैसे कि हमें ठंडा फील होता है, गर्मी फील होती है, बारिश आ जाती है, जितना भी वेदर चेंजेस होता है वो इसी लेयर में होता है, ट्रोपोस्फियर में ही होता है। अगर हम लोग ट्रोपोस्फियर को छोड़ के ऊपर चले जाए स्ट्रेटोस्फियर में, तो हमें कोई भी वेदर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारे ट्रोपोस्फियर में ही वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही हमें वेदर चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसको समझना और इसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हो। इसमें लिखा है, इन द ट्रोपोस्फियर ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस विद एवरी 165 मीटर एसेंट। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट। मतलब अगर हम लोग ट्रोपोस्फियर में 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो उसके कारण से हमें 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिलता है। मतलब अगर यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 165 मीटर ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर जो होगा वो हो जाएगा घटकर 29 डिग्री सेल्सियस, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। आपको इस कॉन्सेप्ट को और इस डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज़ वाई टेम्परेचर इज़ वेरी लो इन हाई माउंटेन्स। इसीलिए जब हम लोग ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है कम हो जाता है। तो यहाँ तक हमने सबसे पहले लेयर ऑफ एयर के बारे में पढ़ लिया जिसका नाम था ट्रोपोस्फियर। अब हम लोग दूसरे लेयर ऑफ एयर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। बट इसको पढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अभी तक हेल्पफुल लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे हमें हेल्प मिलती है आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने में। स्ट्रेटोस्फियर के बारे में यहाँ पे लिखा है कि ये लेयर जो है ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है, और यहाँ का जो एयर होता है ना वो बहुत ही काम, बहुत ही शांत होता है और बहुत ही क्लियर होता है। उसके आर पार हम लोग बहुत ही आसानी से देख पाते हैं। इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पे एक लाइन में हम लोग स्ट्रेटोस्फियर को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में अब्सेंस ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स होता है, यानी कि वहाँ पे वाटर वेपर भी प्रेजेंट नहीं होता है और डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण से ये जो लेयर होता है वहाँ पे क्लाउड्स का भी फॉर्मेशन नहीं होता है, बादल वहाँ पे नहीं होते हैं, और इस कारण से यहाँ का विजिबिलिटी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत दूर तक, अगर हम लोग स्ट्रेटोस्फियर में खड़े हों तो हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत दूर तक देख पाते हैं, क्योंकि बीच में कोई भी किसी भी टाइप का बैरियर नहीं आता है। जितने सारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर के ही निचले लेयर में उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ का विजिबिलिटी अच्छा होने के कारण उन्हें अच्छा फ्लाइंग कंडीशन वहाँ पे मिल पाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रोपोपॉज। इसका डेफिनेशन आप अच्छे से देख लो, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा है द जोन विच डिमार्केट्स लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू लेयर्स दैट इज ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज डिफाइंड एज ट्रोपोपॉज। एक लेयर होता है जो कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को अलग करता है, और इसी लेयर का नाम होता है ट्रोपोपॉज। बहुत सिंपल चीज़ है, इसको आप याद रखना और एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो इसका डेफिनेशन अच्छे से लिखना। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि स्ट्रेटोस्फियर के बारे में है और आपको याद रखना है। जैसे कि स्ट्रेटोस्फियर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है, वहाँ का टेम्परेचर कभी नहीं बदलता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी वेदर चेंज हो ही नहीं पाता है। स्ट्रेटोस्फियर में एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीजन पाया जाता है जिसको हम लोग ओजोन बोलते हैं। ओजोन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि एक लेयर है जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक फ़िल्टर की तरह काम करता है और सन से आने वाले जितने भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है, और उन सारे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज को धरती तक आने से रोक देता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ओजोन लेयर है ना, एक शील्ड की तरह काम करता है हमारे अर्थ के सरफेस के लिए। हमारे एटमॉस्फेयर में अगर ओजोन गैस का लेयर नहीं होता तो हमारे लिए हमारे अर्थ पे सर्वाइव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता। उसका रीज़न क्या है यहाँ पे हमें डू यू नो में बताया गया है। द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन कैन काउज स्किन कैंसर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज। अगर अल्ट्रावायलेट रेज को हमारा ओजोन लेयर नहीं रोकता तो सभी को किसी न किसी टाइप का स्किन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता, जिसके कारण कोई भी हमारे अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पाता। तो यहाँ तक हम लोग ट्रोपोस्फियर को पूरा पढ़ लिए, उसके बाद हमने स्ट्रेटोस्फियर को भी पूरा पढ़ लिया। अब बारी है मेसोस्फीयर की। मेसोस्फीयर के बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ लिखा गया उसका डेफिनेशन।
Above the stratosphere lies another layer known as mesosphere. स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर एक और लेयर होता है हवा का जिसको हम लोग मेसोस्फीयर बोलते हैं। एक लाइन में इसका डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो। मेसोस्फीयर जो होता है ठंडे हवा का एक लेयर होता है जहाँ पे जैसे जैसे हम लोग अपना हाइट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर धीरे धीरे घटते जाएगा। इसके बारे में एक चीज़ आपको और याद रखना है कि मीटियर्स जो होते हैं वो इसी लेयर में आने के बाद बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं सबसे अंतिम लेयर के बारे में जिसका नाम है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अबव द मेसोस्फीयर इज थर्मोस्फीयर वेयर एयर इज वेरी थिन। मेसोस्फीयर के ऊपर होता है थर्मोस्फीयर और वहाँ का एयर का जो लेयर होता है बहुत ही पतला होता है। इन द लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आयनोस्फीयर, आयन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि थर्मोस्फीयर का निचला जो लेयर होता है उसमें आयन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इसीलिए इस पतले लेयर को हम लोग आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। आयनोस्फीयर में जो आयन पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में। वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता होगा कि जब हम लोग बिना तार को यूज़ किए एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज को भेजते हैं, तो उसको हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ऐसा वायरलेस कम्युनिकेशन जिसमें कि आयनोस्फीयर यूज़ में आता है, काम करता है, उसका एग्जाम्पल है रेडियो वेव्स। जब रेडियो वेव्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है तो आयनोस्फीयर से जाकर रेडियो वेव्स टकराते हैं, उसके बाद वो दूसरे जगह के लिए रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि रेडियो वेव्स को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक भेजना है तो उसके लिए आयनोस्फीयर काम में आता है। आयनोस्फीयर कहाँ पे है? थर्मोस्फीयर का जो लोअर लेवल है उसी को हम लोग आयनोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे आयन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो यहाँ से रेडियो वेव्स को छोड़ा जाता है और रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। इसके बारे में आप डिटेल में क्लास 12 में पढ़ोगे। आगे हमें बताया गया कि थर्मोस्फीयर के खत्म होने के बाद हमारी धरती से लगभग 1600 किलोमीटर ऊपर तक हमारा एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है, लेकिन उसका डेंसिटी धीरे धीरे कम होते जाता है और फिर वो हमारे आउटर स्पेस से मिल जाता है। डू यू नो में यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे आसमान का रंग जो है वो ब्लू क्यों होता है। यहाँ पे लिखा है, इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर microscopic dust particles scatter incoming solar rays and absorb all colors except blue, giving blue color to the sky। एटमॉस्फेयर का जो ऊपरी लेयर होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं और ये क्या करते हैं कि सन से आने वाला जो लाइट रे होता है उसमें से सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी के कारण से हमारे आंखों पे ब्लू कलर पड़ता है और आसमान हमें ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है उसका टाइटल है एयर एंड इट्स कंपोजिशन। एयर में कौन कौन से गैस मिले होते हैं उसके बारे में डिटेल में हमें यहाँ पे जानना है। यहाँ पे बताया गया द एयर विच वी इनहेल इज नॉट अ सिंगल गैस। हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें सिर्फ एक ही गैस नहीं होता है, बट अ मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। उसमें बहुत सारे गैस मिले होते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। इसमें बताया गया है कि हमारे अर्थ के सरफेस से लगभग 90 किलोमीटर तक 3 मेजर गैसेस प्रेजेंट है और वो 3 गैसेस कौन कौन से हैं? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। और इनका प्रोपोर्शन भी यूनिफॉर्म है। आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि हमारे एयर में नाइट्रोजन 78% अवेलेबल है, ऑक्सीजन जो है वो 20.9% अवेलेबल है और बाकी 0.1% में बाकी के अदर गैसेस प्रेजेंट हैं। लेकिन ये जो प्रोपोर्शन है ये हर जगह नहीं है। हमारे धरती के सरफेस से 90 किलोमीटर तक ही आपको ये प्रोपोर्शन मिलेगा। उसके ऊपर अगर आप चले जाओगे, 90 किलोमीटर से ऊपर अगर आप चले जाओगे तो वहाँ पे आपको 78% नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, 20.9% ऑक्सीजन वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको हल्के गैसेस मिलेंगे, लाइटर गैसेस, जैसे कि हीलियम हो गया। ये सब हल्के गैसेस है और आपको आउटर इन्वायरमेंट में, आउटर एटमॉस्फेयर में आपको ऐसे ही हल्के गैसेस देखने को मिलेंगे। इन सारे गैसेस के अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो वेदर चेंज होता है वो इन्हीं दोनों के कारण होता है। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे जाना, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सभी के बारे में एक एक करके अब हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है, इट ऑक्यूपाइज 78% ऑफ द टोटल वॉल्यूम इन द एयर।
टोटल एयर में से 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन ये सब जितना भी डेटा दिया जा रहा है वो ज़मीन से 90 किलोमीटर ऊपर तक ही दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको शुरू में ही बता दिया गया था। नाइट्रोजन गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में ये बहुत कम इंपॉर्टेंस रखता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय नाइट्रोजन भी हमारे बॉडी में जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर उसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। अगर हम लोग प्लांट्स के लिए देखें तो वो भी डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, वो भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से। मिट्टी में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको वो एब्जॉर्ब करके यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे लिए डायरेक्टली तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे लिए नाइट्रोजन बहुत यूज़फुल है। क्योंकि नाइट्रोजन किसको चाहिए? प्लांट्स को। और अगर प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो फूड प्लांट से ही लेते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर का दूसरा जो कंपोनेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है कि ऑक्सीजन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर का 21% ऑक्यूपाई करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, वो जिंदा रहने के लिए अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं। दस द ऑक्सीजन इज नोन एज अ लाइफ सपोर्टिंग गैस, और इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को लाइफ सपोर्टिंग गैस भी बोल सकते हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश्ड ऑफ ऑक्सीजन बाय द ग्रीन प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस कीप्स अ हेल्दी बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। हम लोग तो एयर में से ऑक्सीजन को यूज़ करते जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो वापस से एयर में ऑक्सीजन का बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। Therefore, growing of trees and bushes is very important to maintain a balance in oxygen supply in the air. एयर में ऑक्सीजन का सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए, ऑक्सीजन का बैलेंस बना के रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे एटमॉस्फेयर का तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए यही वाला गैस चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि इसका परसेंटेज बहुत कम है, ये हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ 0.03% ही पाया जाता है। यह गैस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लांट्स के लाइफ साइकिल को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब्स द हीट ऑफ द सन एंड वार्म्स अप द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। कार्बन डाइऑक्साइड सन के हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, इसी के कारण से अर्थ का जो लोअर सरफेस होता है वो गर्म हो पाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो दिन के समय हमारा सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता अर्थ का, और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता, तो हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसमें लिखा है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम लोग सांस लेते हैं और एनिमल सांस लेते हैं तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, एंड द ग्रीन प्लांट्स ड्रॉ दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड यूटिलाइज इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस में काम में ला लेते हैं। इन दिस वे ऑफ बैलेंस इज मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर, और इस तरीके से एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच कैसे बैलेंस बना रहता है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर में लिखना पड़ेगा। इफ़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एयर इट कैन एडवर्सली अफेक्ट द लिविंग बींग्स सिंस द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब हीट। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया तो वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके हमारे अर्थ के सरफेस पे ले आएगा, जिसके कारण से हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे डू यू नो में बताया गया है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाना। जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पोल्स पे बर्फ़ हैं वो धीरे धीरे पिघल जाएंगे और जो हमारा अर्थ है पूरी तरीके से डूब जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके बारे में बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा को कम करना पड़ेगा, CFC का मात्रा को कम करना पड़ेगा और मीथेन गैस का मात्रा को कम करना पड़ेगा। यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, आप बस इसको रीड कर लेना। यहाँ तक हमने अपने एटमॉस्फेयर के सभी मेजर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब इसके अलावा कुछ और गैसेस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, मीथेन हो गया। ये सब भी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सभी कंपोनेंट्स का अपना अपना अलग ही इंपॉर्टेंस हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। यहाँ पे सबसे अंतिम लाइन में बताया गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एक हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं। इसका मतलब ध्यान से समझना, न्यूक्लियस हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, किसी चीज़ के सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं
जब वाटर वेपर उसके पास जाता है तो सभी वाटर वेपर इन सारे पार्टिकल के चारों तरफ कंडेंस हो जाते हैं, पानी में बदल जाते हैं और इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स थे इन्होंने वाटर को अपने चारों तरफ आ जाने दिया, अपने चारों तरफ लग जाने दिया। इसके कारण से इसको हम लोग हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर के लगभग आधे पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इस चैप्टर का सेकंड पार्ट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे तो हम इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी बना देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर के वीडियोस देखने हैं तो आप लेफ्ट साइड में दिए गए प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और इसी सेम चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप राइट साइड में क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।